नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 5 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का जो टोटल 2 सेट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं इन दोनों ही पारियों में पूछे गए लगभग सारे जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, ताकि आने वाले सेट में यदि इनसे रिलेटेड सवाल बनता है तो इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और हमेशा की तरह दावा है जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं सेकेंड सेट में पूछे गए जीके के सवाल, जो लगभग यहाँ पर सारे सवाल मिल चुके हैं, 40 में से 39 सवाल। और उसके बाद देखेंगे प्रथम पारी में पूछे गए 36 जीके के क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं सबसे पहले सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी में आपके लिए लेके आए हैं नव वर्ष पर 3 नई फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज हैं, जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर की 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसका सेम डे एनालिसिस है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोलमेंट करने की लिंक है, जरूर कर लेना। और आप सभी की डिमांड पर यहाँ पर फिर से स्टार्ट की जा रही है ल्यूसेंट दिल्ली T20 टेस्ट सीरीज, जो कि वरुण अवस्थी सर के द्वारा। तो ये इनका शेड्यूल है 4 जनवरी से 15 जनवरी तक, बिल्कुल फ्रीली आप एनरोल कर सकते हो। फिर बात करूं मैं प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन पर आधारित फ्री टेस्ट सीरीज भी 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुके, तो इनका बिल्कुल लाभ उठाना, क्योंकि ये सभी फ्री हैं। और बाकी यदि आप एसएससी या फिर अन्य किसी एग्जाम के प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हो, तो यहाँ पर जो प्राइस हाइक हो रही है उससे पहले देखिएगा, यहाँ पर TTG के यदि आप कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्राइस में हाइक हो जाए उससे पहले आप ये ज्वाइन कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन। बाकी जो भी टेस्ट सीरीज है बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके एनरोल कर लेना। तो देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल। स्पेशल थैंक्स जिन भी कैंडिडेट ने ये टोटल लगभग सारे सवाल सेंड कर दिए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखमाराम कस्बा इन भाई ने तो सभी सवाल लगभग कॉल पर कंफर्म किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोधपुर से हैं। ओम हरिवीणा, सूरज कुमार, पारुल यादव और राकेश कश्यप हो गए, संतोष कुमार, सहदेव, अमित शर्मा, कौशिली, राजेश, सौरभ सिंह सिकारवार, पृथ्वीराज सिंह चौहान, आर प्रसाद, प्रदीप, शिवम शर्मा, वैभव शर्मा, सूरज राणा। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल सवाल टेलीग्राम पर भेजे हैं। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। देखिए कि यहाँ पर सेकेंड सेट का पहला सवाल, 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो 1962 का जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के 5वें रक्षा मंत्री थे VK कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दिया था। भारत की हार होने के बाद उन्होंने देश की सैन्य तैयारियां न होने के कारण अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था VK कृष्ण मेनन ने। अगला सवाल देखिए, कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो कोरोमंडल तट आपके ऑप्शन में इस टाइप से दिया गया था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। तो ये वाला जो आपका तट है कोरोमंडल तट हो जाएगा, जो दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है कोरोमंडल तट। और ये क्षेत्र चोल राजवंश के द्वारा भी शासित रह चुका है। बात करूं मैं मालाबार तट की, जो इस साइड वाला है वो केरल और कर्नाटक राज्य में है। और जो कोंकण कोस्ट है, कोंकण तट है, ये महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले, साथ ही साथ दमन क्षेत्र भी इसमें आता है। अगला सवाल देखिए, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3 M1 हो जाएगा। रिपीटेड सवाल है। और चंद्रयान 2 में जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है और लैंडर का नाम विक्रम है, और ये लॉन्च हुआ है 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट वन यहाँ पर सवाल नंबर 4, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो ये आपके हो जाएगा अवध का साम्राज्य है, इसको चेरी की उपाधि दी थी लॉर्ड डलहौजी। और कौन सी डलहौजी की है? तो और है डलहौजी की राज्य हड़प नीति, आपको याद ही होगी, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। वेबगत की सिद्धांत है राज्य हड़प नीति, वो डलहौजी ने। और डलहौजी ने यहाँ पर अवध राज्य का वर्णन है, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, इस रूप में किया था। तो ये अवध करेक्ट हो जाएगा। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग है वो डबल हो जाता है? तो तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होगी, तो रिएक्शन का वेग है वो दोगुना हो जाएगा प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर। शंघाई फेस्टिवल है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो शंघाई फेस्टिवल है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। GST कब लागू हुई? इजी सवाल, 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के तहत में GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली एक नदी द्वीप है, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में इसके बारे में बताया था। और 21 जून 2015 को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। थीम की बात करें आने वाले शिफ्ट को की, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थीम से लगातार सवाल आ रहे हैं। और तो 2019 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी वो थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। और 2020 में योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। ये 2020 की योग दिवस की थीम हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो प्रथम रेल है, थोड़ा इसमें घुमाया गया सवाल था। आप एक्चुअल में क्या सवाल था वो कमेंट करके बताना, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बताया है कि भारत में जो प्रथम रेल चली थी बॉम्बे से ठाणे के मध्य, वो रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, ये पूछा गया था। तो मैं बात करूँ भारत में प्रथम रेल, तो आपको पता है 16 अप्रैल 1853 को चली थी बोरी बंदर, जो बॉम्बे से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। और बाकी विश्व में जो प्रथम रेल चली थी वो 1825 में इंग्लैंड में चली थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है। और आपकी फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। और सेकंड में पूछ लिया कि जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है उसमें किसने भाग नहीं लिया था। तो इसमें आपकी हो जाएगा कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, प्रथम में भी नहीं लिया था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बाकी यहाँ पर ये हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, इन्होंने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 से 1931 लंदन में आयोजित हुआ था। और लंदन में जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपके 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक है। और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, मतलब तीसरे में भी भाग नहीं लिया था। और तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, इन्होंने खुद के खर्च पर भाग लिया था। अगला सवाल देखिए, किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है सबसे अधिक है गोवा की। लगभग यहाँ पर देख सकते हो आप 4,58,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय आ रही है गोवा की। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिल्ली की है, फिर सिक्किम की है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है वो बिहार की है 43,000। अगर नेक्स्ट वन देखिए, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो पब्लिक सेक्टर की अभी वर्तमान में 12 बैंक है। पहले 22 थी, 10 का विलय हो गया है तो अब 12 रह गई है। और इसमें सबसे बड़ी बैंक पूछा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। सेकेंड सबसे बड़ी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें मर्ज हुआ है ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। तीसरी बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथी कैनरा बैंक है। इस प्रकार टोटल देख सकते हो 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक है। सवाल आ सकता है कौन सी पब्लिक सेक्टर की बैंक नहीं है, तो देखना ये सभी पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हो जाएगी। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली के बाद मरुस्थल आ जाता है। और अरावली पर्वत जो श्रृंखला है इसकी लेंथ है 692 किलोमीटर है, जो दिल्ली से होती हुई हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। और अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर है माउंट आबू में 1722 मीटर की हाइट पर। वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहाँ हुई है? तो वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक हुई थी 20 से 24 जनवरी 2020 तक स्विट्जरलैंड में दावोस में हुई थी। और बात करूं मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी वैश्विक आर्थिक मंच का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई है 24 जनवरी 1971 को। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर है? तो द्वीप का नाम है एलिफेंटा आइलैंड। यदि ये ऑप्शन में नहीं था, इसका अन्य नाम हो जाएगा आपके घारापुरी आइलैंड या पोरी आइलैंड भी इसे कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफा। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित है। विश्व का कोल्ड डेजर्ट जो शीत मरुस्थल है वो कौन सा है? ऑप्शन में बता रहे स्टूडेंट, जो ये पैटागोनियन दिया गया तो पैटागोनियन जो अर्जेंटीना में है एक शीत मरुस्थल हो जाएगा। अन्य जो कोल्ड डेजर्ट है उसमें आपके आ जाएगा एटकामा है जो कि पेरू और चिली में है। और फिर गोबी मरुस्थल भी एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है जो चाइना और मंगोलिया में है। तो ये सभी मरुस्थल नामीब भी एक कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा जो आपके साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में है। टकला मक्कन भी ये चाइना में है, एक कोल्ड डेजर्ट।
अगला सवाल देखिए, ये वैसे सवाल तो कथन निष्कर्ष में पूछा गया था, रीजनिंग से हो जाएगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, तो उसमें कुछ कथन भी दिए गए थे इस टाइप से, तो ये एजम्पशन वाला उस टाइप से अलग से सवाल था रीजनिंग का। अगला सवाल देखिए, दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दक्कन का पठार है जो इसमें मिट्टी पाई जाती है वो काली ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दक्षिण भारत का ये मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा कितने वर्ष पुरानी जो स्थल हैं उनके संरक्षण किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है, तो इसमें 100 वर्ष होना चाहिए जैसा कि मैंने देखा। बाकी इस सवाल का आंसर में कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म करके बता देना। अगला सवाल देखिए, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान आपको पूछा है। तो IMD के द्वारा जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत की रैंक है 43वीं। कितनी है? 43वीं 2020 में। और 2019 में भी भारत की सेम रैंक थी 43वीं और 2018 में 44वीं थी। टोटल 63 देशों की लिस्ट में सिंगापुर पहले स्थान पर है इस सूचकांक में। निम्न में से एंटीवायरस कौन सा, ये ऑप्शन दिए गए थे और इसमें तो आप सीधा एलिमिनेट भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है, गूगल ये एंटीवायरस नहीं है, नॉर्टन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और बाकी अन्य एंटीवायरस में आपके बिट डिफेंडर हो जाएगा, ये भी एंटीवायरस है। एविरा एंटीवायरस है, एफ सिक्योर एंटीवायरस है, कास्पेर्स्की और ट्रेंड माइक्रो, ये सभी एंटीवायरस के टाइप हो जाते हैं। 11वां ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ है, तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है दोस्तों ब्राजील की राजधानी ब्रसीलिया में हुआ है। 2019 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो पूछा है, तो ब्राजील की राजधानी ब्रसीलिया में हुआ था, जो कि 13 से 14 नवंबर 2019 को हुआ था। उसमें होस्ट लीडर थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ब्रिक्स में हो जाएंगे आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्थापना 2009 में हुई है ब्रिक्स की और शुरुआत में ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल किया गया है। इसका पहला शिखर सम्मेलन है वो हुआ था दोस्तों येकतेरिनबर्ग रशिया में 2019 में। जो इसका समिट हुआ है इसकी थीम है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ए इनोवेटिव फ्यूचर हो जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट 2020 में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन होना था वो जुलाई में होना था रशिया में, लेकिन बाद में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है 17 नवंबर को कोविड-19 के कारण। अगला सवाल देखिए, फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी या कह सकते हो सरहदी गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है तो ये है 1987 में खान अब्दुल गफार खान हो जाएगा। पोंगल बर्ड काउंट है, ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो पोंगल बर्ड काउंट है ये पोंगल उत्सव पर ही रहता है, तमिलनाडु हो जाएगा। जो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का एक फसल का त्यौहार है जो थाई के महीने में मनाया जाता है, जनवरी फेब मंथ में। एशियाई विकास बैंक है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस करेक्ट हो जाएगा। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अध्यक्ष हैं और सदस्य देश कितने, 68। पेड़ में जड़ों से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक लेके आता है, तो जल के परिवहन के लिए जाइलम कलेक्ट हो जाएगा और भोजन के लिए फ्लोएम। सतत विकास कार्यक्रम, ये एग्जैक्ट क्या सवाल था, थोड़ा सा डाउट है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। सतत विकास से आपकी एक सवाल पूछा गया था, आप कमेंट करके बताना सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट। बाकी मैं सतत ये बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, यदि सतत विकास ये लक्ष्य वाला पूछा गया है तो इनका स्थापना 2015 में हुई है। फाउंडर US में यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा। और बाकी जो यदि बात करें अपन SDG इंडिया इंडेक्स की, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है, किनके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। और 2019 में जो प्रथम रैंक पर राज्य रहा है इस इंडेक्स में वो केरला है, सबसे नीचे बिहार। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई है, तो चौथी बौद्ध संगति हुई है दोस्तों कनिष्क के काल में। जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क हैं इनके काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। कहां पर हुई थी, तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और जो चौथी बौद्ध संगति है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है SSC में कि इसके तहत है वो बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था, वो किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ था, वो है दोस्तों चौथी बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति की बात करूं तो ये दोस्तों राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। शासन काल था उस समय अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक हैं, उनके काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। आपके चौथी का पूछा तो सभी बौद्ध संगतियां उनका जरूर याद रखना किनके शासन काल में हुई है। जैसे कि द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे शाबकमीर और काल है वो था शिशुनाग वंश के काला शौक हैं, इनके शासनकाल में हुई है। तो काला शौक जो शिशुनाग वंश के शासक हैं इनके काल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति।
संगति। तृतीय बोध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के काल में ये हुई थी तृतीय। भोजन के पाचन में सहायक है, ऑप्शन में आपके लार ग्रंथियां दिया हुआ था और लार में कौन सा एंजाइम रहता है, एमाइलेज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया है कि अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर ये किस प्रकार इनको कह सकते हैं, तो मापन यंत्र हो जाएगा, ऑप्शन में मापन यंत्र था, करेक्ट हो जाएगा। बाकी बैरोमीटर है, इसका प्रयोग वायुमंडल दाब मापने में होता है, थर्मोमीटर तापमापी हो जाएगा और अल्टीमीटर है ये एल्टीट्यूड है जो ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, ओजोन का फॉर्मूला पता है तो O3 आपको 3 ऑक्सीजन करने थे, मोलर मास हो जाएगा ओजोन यानी 16 गुणा 3 48 ग्राम पर मोल। दूर संचार जो टेली कम्युनिकेशन है उससे संबंधित ADSL की फुल फॉर्म पूछी है तो ये हो जाएगा आपके एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी उसका नेतृत्व है वो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, जो उस समय इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे। और ये अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल है जो 20 दिन तक चली थी और इस हड़ताल में रेलवे कर्मचारियों ने जो विरोध किया था बोनस बढ़ाने के लिए 17 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया था इस हड़ताल में। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट ने मेरे को टेलीग्राम पर बताया कि क्या अलग अलग जोन से अलग अलग क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं सभी जोन से एक ही पेपर आ रहा है, जैसा कि 2018 में ग्रुप डी वगैरह का आया था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, अलग अलग चैनल पर आप क्वेश्चंस देखते होंगे, वहाँ पर बहुत से सवाल मैच नहीं करते होंगे, अलग अलग चैनल पर अलग अलग बताए जा रहे हैं। कारण यह है कि जो ऑथेंटिक सवाल है वो हर कोई नहीं बता पा रहा है, इसलिए स्टूडेंट को लगता है कि अलग अलग जोन से अलग अलग सवाल आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी जोन से एक ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सभी को पता ही होगा, वैसे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी रियल फॉलोवर है उनको पता है जो भी अपने यहाँ सवाल मिलते हैं वो 100% रियल और ऑथेंटिक होते हैं, इस बात पर आप विश्वास कर सकते हो। बाकी जब भी आपका एग्जाम होगा उस समय आपको पता चल जाएगा कि कौन रियल है कौन फर्जी है। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई, तो संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम आपको पूछा था जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट हो जाएगी और इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1976 को जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो 1935 में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें तो एक तो प्रांतों को स्वायत्ता हो जाएगी, पृथक पहचान है, विधि बनाने का दायित्व है और बाकी 1935 के प्रावधान में परिसंघीय संविधान का प्रारूप है वो निर्धारित किया गया था और इसमें द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान निर्धारित किया गया है, मतलब 2 स्तर, प्रांतीय स्तर और केंद्र स्तर पर। किस कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर, जो एक मदर कोशिका है 2 भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, वो क्या कहलाता है, उसकी परिभाषा पूछ रही है। किसी कोशिका 2 भागों में बंटकर एक दो नई कोशिका बना देती है कोई एक कोशिका, तो ये द्विखंडन कहलाता है। बाइनरी फ्यूजन करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अमीबा में होता है, पैरामीशियम और लेशमिनिया में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूं, जो अलैंगिक जनन में आते हैं जैसे कि मुकुलन हो गया, तो मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा सा अंकुर निकल जाएगा, जनक जीव है, माना कि ये जनक जीव है, यहाँ से एक छोटा सा अंकुर अलग हो गया और एक नया जीव बन गया, जैसे कि हाइड्रा है, यीस्ट है, इनमें मुकुलन होता है। और बहुविखंडन, द्विविखंडन में 2 भाग हो रहे हैं, जनक कोशिका से 2 भागों में बंट रही हैं और बहुविखंडन में कितने भी भागों में वो विभाजित हो जाती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। एक सवाल इस टाइप से पूछा गया था कि दक्षिण के किस राज्य में सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट है, तो मैं बात करूं ये ऑप्शन दिए गए थे, आप कंफर्म करके बताना कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट में मिला है, मैंने ज्यादा नहीं देखा है। बाकी महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, वो सबसे ज्यादा किस राज्य में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा, 5 स्थल हैं। और अब देख लेते हैं दोस्तों आज के प्रथम पारी में पूछे गए क्वेश्चंस। वैसे 5 जनवरी की प्रथम पारी का अलग वीडियो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर भी एक बार मैं बता देता हूँ फटाक से। तो स्पेशल थैंक्स जिन्होंने ये सभी सवाल हैं रियल क्वेश्चन सेंड किए, तो इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं प्रथम पारी का पहला सवाल। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किस वर्ष किया था, तो आप कहेंगे ये तो क्या था 1957 में। 20 जनवरी को जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई में है, 1956 में बना था, 1957 में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। देना बैंक और विजय बैंक का विलय हुआ है, सभी को पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। बाकी 1 अप्रैल 2020 को किसका हुआ, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट का केंद्रा में, आंध्रा और कॉर्पोरेशन का यूनियन बैंक में, इलाहाबाद का इंडियन बैंक में।
अगला देखिए 8वां महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव की बात करें, वर्तमान में 9वें महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस, इससे पहले थे बान की मून। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आप कहेंगे गांधी जी ने, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो कांग्रेस ने प्रथम में भाग नहीं लिया था, तीसरे में नहीं लिया था, दूसरे में गांधी जी ने नेतृत्व किया था कांग्रेस का। और पूछा था किसने लिया, तो गांधी जी करेक्ट हो जाएगा। और ये सम्मेलन कहां से कहां तक रहा है? सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ है। अगला सवाल देखिए, इंटरनेशनल डांस दिवस, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल नववर्ष का नाम पूछा है तो पुथंडु हो जाएगा, इसे पुथुरुषम भी बोला जाता है तमिल नववर्ष। बाकी अन्य नववर्ष में जैसे बंगाली नववर्ष का हो जाएगा पोहेला बोईशाख है, ये बंगाली नववर्ष है। केरला का नववर्ष है वो विशु कहलाता है। और जो हिंदू नववर्ष है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे गुड़ी पड़वा बोला जाता है। स्पेशली ये जो मराठी और कोंकणी हिंदूज नववर्ष है उसे गुड़ी पड़वा या उगादि कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिए, तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजावुर तमिलनाडु में जो बृहदेश्वर हिंदू टेम्पल का निर्माण कराया था राजा चोल प्रथम ने कराया था। आया राम गया राम कहावत किसने दी है? तो एक्चुअल में ये जो कहावत है ना, ये आपकी राजनीति से संबंधित है। जो दल बदलते हैं ना नेता, उनको आया राम गया राम करके एक जुमले का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सबसे पहले जो घटना हुई है 1967 की बात है कि हरियाणा में जो विधायक गयालाल थे वो एक ही दिन में 3 बार पार्टी अपनी चेंज कर ली थी। और फिर यहाँ पर बीरेंद्र सिंह ने तंज कस लिया और बोल दिया कि गया राम अब आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीरेंद्र सिंह ने सबसे पहले बताया कि आया राम गया राम, फिर इस कहावत का नाम पड़ गया। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फुल फॉर्म और LIFO, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, लिफो की फुल फॉर्म। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं पूछा है? तो प्लॉटर करेक्ट हो जाएगा। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटिंग का काम करता है, प्रिंट करने के लिए। बाकी ये सभी डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक ट्रैक बॉल लाइट पेन टच स्क्रीन डिजिटल कैमरा स्कैनर वगैरह क्या है? इनपुट डिवाइस। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? अब देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, वैसे 1956 ऑप्शन नहीं था तो कंफ्यूज नहीं होना था। बाकी जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट अलग है, कमीशन आयोग अलग है। एक्ट की बात करें तो 1956 में हुआ था। और आपको ये पूछा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पूछा था, जो 1953 में इसका गठन हुआ था। आपको करेक्ट करना था 1953। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये आपके 31 अगस्त 1956 है। और 22 दिसंबर 1953 को आयोग का गठन हुआ था। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम आर्टिफिशियल पोर्ट हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट देखिए, आपके नेट इन्वेस्टमेंट का आपको फॉर्मूला पूछा है। तो नेट यानी शुद्ध निवेश हो जाएगा सकल निवेश में से मूल्यह्रास माइनस करना है। बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड कॉल्ड, तो ये व्यापार संतुलन की आपको परिभाषा पूछी तो इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे, जो आयात और निर्यात का बैलेंस करता है। मतलब कुल आयात में से निर्यात में से आयात को घटाने पर व्यापार संतुलन की गणना होती है। यदि यहाँ पर आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है, आयात ज्यादा है तो घाटा हो जाएगा, व्यापार घाटा कहलाएगा। और यदि निर्यात ज्यादा है तो व्यापार संतुलन अधिशेष बोला जाता है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉल्ड है एवरेज कॉस्ट कहेंगे। और आ जाए टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू। और ये पूछ ले कि 1 एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, जो अलग से एक एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। और नेक्स्ट वन देखिए आपकी सेपरेशन ऑफ आंध्र मूवमेंट कॉल्ड, तो जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ है तो उस आंदोलन का नाम पूछा है तो जय आंध्रा मूवमेंट हो जाना चाहिए इसका। संयुक्त राष्ट्र कौन सी संस्था को 1994 में निलंबित कर चुका है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद को 1994 में सस्पेंड किया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 2019 में जो ला लीगा चैंपियन कौन सी टीम रही है? तो ला लीगा में जो विजेता रही है, चैंपियन रही है वो रियल मैड्रिड। ला लीगा है क्या? ये फुटबॉल लीग है, स्पेन की 1929 में स्थापित हुई थी। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अली बंधुओं ने किया था मार्च 1919 को, खत्म किया था जनवरी 1921 को। और 1920 में महात्मा गांधी जी ने भी कोलकाता अधिवेशन में इसका सपोर्ट किया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के ऑथर हैं शबा नकवी। वेयर डिड कॉलोनियल रूल फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, मतलब भारत में सबसे पहले जो औपनिवेशिक शासन है वो स्थापना कहाँ से हुई? तो वो ही है बंगाल से।
अगला सवाल देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब हुआ है? तो राउरकेला स्टील प्लांट का जो उद्घाटन है वो 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने राउरकेला स्टील प्लांट में सबसे पहले जो ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन एक पार्वती के नाम से किया था। तो सवाल में ये भी लिखा हुआ था कि ब्लास्ट फर्नेस का सबसे पहले जो उद्घाटन किया था वो 3 फरवरी 1959 को किया था और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है ये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म में जल सागर मूवी हो जाएगी? 1958 में आई थी। कॉटन मिल का आधा हिस्सा किस शहर में सबसे ज्यादा कॉटन मिल है? सिटी मुंबई है। बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल जो भारत में स्टेट है तो वो तमिलनाडु, और कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य है गुजरात। डेफिनेशन ऑफ करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड की आपको परिभाषा पूछी थी तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कल्टीवेशन जो किया जाता है, खेती खर्च की जाती है जिसमें 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब जो एक एग्रीकल्चरल वर्ष है और उसमें यदि छोड़ दें उस भूमि को कल्टीवेशन के लिए 1 या 1 से कम वर्ष तक तो वो हो जाएगी फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड कहलाती है। और गांव के भीतर अथवा बाहर की बंजर पड़ी हुई भूमि, एक तरीके से ये बंजर भूमि है जो एग्रीकल्चरल के लिए प्रयोग नहीं की जाती 1 वर्ष या उससे ज़्यादा, वो हो जाएगी आपकी करंट फैलो लैंड। हरे पेड़ पौधों प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो पौधे ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी कहलाते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं है, स्वपोषी। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट करेक्ट हो जाएगा। जानकारी प्राप्त करने के लिए डेंड्राइट, ये न्यूरॉन की संरचना है तो ये इसका डेंड्राइट हो जाएगा। ये एक्सॉन होता है। एक्सॉन का कार्य रहता है, मतलब सवाल आ जाए कि न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जिसके माध्यम से सूचना है वो विद्युत आवेग के द्वारा ट्रेवल की जाती है तो वो एक्सॉन हो जाएगा। 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो प्रथम भारतीय है नोबेल प्राइज विजेता 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। बाकी यहाँ पर इसमें पीडीएफ में देख सकते हो जिन भारतीयों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। नेक्स्ट में देखिए, पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन दिए गए थे। जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें आपकी टैक्स करेक्ट हो जाएगा। टैक्स आ जाएगा आपके राजस्व आय में, रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो सार्वजनिक आय के 2 प्रकार हैं, राजस्व और पूंजीगत है। और पूंजीगत में आपके जो लोन लिया जाता है, शुद्ध विदेशी ऋण है, रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला टैक्स और शुद्ध घरेलू ऋण है, ये आ जाते हैं। अन्य आपके डिस इन्वेस्टमेंट बोरोइंग है, सभी कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता है? तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हो जाएगा। आईक्यू कंप्यूटर में नहीं होता। बाकी ऑप्शन में स्पीड, एक्यूरेसी, डाटा वगैरह था जो कंप्यूटर में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो 5 सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो ये 1967 में प्रायोगिक उपग्रह संचार भू केंद्र है, ESCS की स्थापना अहमदाबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं भारत के प्रथम संचार उपग्रह की तो वो एप्पल करेक्ट है। एप्पल यानी एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, और ये लॉन्च हुआ था फ्रांस के गुआना में 19 जून 1981 को। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है? तो इसरो के द्वारा जो 100वां उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है वो आपके 12 जनवरी 2018 को किया गया था और उस व्हीकल का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C40 के द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 100वें उपग्रह का नाम कार्टोसैट 2 श्रृंखला का जो उपग्रह है उसको प्रक्षेपण किया गया है। स्थायी बंदोबस्त के समय वर्धमान का राजा कौन था? और वर्धमान जो पश्चिम बंगाल में है वर्तमान में, तो आप कमेंट करके बताना इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये लागू किया था जो एक कृषि व्यवस्था है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और रेतवाड़ी कृषि है ये टॉमस मुनरो ने की थी 1820 में, और इजारेदारी प्रथा 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू। सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन विश्व में भारत में किस माइन में होता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन जो भारत में होता है उस माइन का आपको नाम पूछा है खान का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इसका तोमलापाले माइन है जो कि कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, और भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। और जादूगुड़ा है, इसमें भी यूरेनियम का उत्पादन होता है जो झारखंड में है। तो ये आपकी आंध्र प्रदेश वाली माइन है, तोमलापले माइन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार का संबंध झारखंड से है, रीजनिंग से था, वही संबंध छत्तीसगढ़ का किससे है? मतलब क्या हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 में, तो 2000 में छत्तीसगढ़ है
वो किससे अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। और 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ है, छत्तीसगढ़ एमपी से, बिहार से झारखंड, यूपी से उत्तराखंड। अगला सवाल, पेट की अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो ये म्यूकस करेक्ट हो जाएगा। और बाकी पेट की अम्लता है ये किस काम आती है? तो डाइजेस्ट करने के लिए, भोजन के पाचन में काम ली जाती है। और ज़्यादा हो जाती है अम्लता तो उनसे भी खतरनाक रहते हैं, हानिकारक है, तो म्यूकस के द्वारा रक्षा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस लगभग रियल और ऑथेंटिक सवाल कवर हो चुके हैं। तो लाइक करते हुए वीडियो को एंड करना, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज़रूर जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एकमात्र चैनल जो आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर, टॉप ट्रेंडिंग जीके, 85 प्लस सब्सक्राइबर है, मतलब 85,000 प्लस सब्सक्राइबर है, वही एकमात्र चैनल है अपना। मिलते हैं कल वाली शिफ्ट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।